जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम बिहार से हैं, तो यूपी से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, ऐसे इलाके से हैं जहां पर पेरेंट पढ़ाई के लिए बच्चों में ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। ये वाला ट्रिक याद कर सकते हो। इस ट्रिक को याद रखोगे आपके एग्जाम में फटाफट चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि आपको अलग से इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर इसको रटने जाओगे ना, जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंप्लीट, अगर आप इसको रटोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली भूल जाओगे। अब इसका तरीका क्या है याद करने का, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में क्लास 10 में जो मैंने तरीका यूज़ किया था वो क्या था वो समझ लो। छोटी सी प्यारी सी बच्ची या परी है, तुम लोग इसे भूल बोल करके फालतू में बदनाम कर रखे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से बच्चा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है प्रूव करने वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2021 में आया था बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। चलते चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए बच्चा लोग। शुरू से लेकर के लास्ट तक जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को देखा होगा ना, अब मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में कोनो भी डाउट नहीं होगा। बस एक चीज बचा हुआ रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और अपने क्लास में भी पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन आज अगर आप वीडियो देख लेते हो ना, तो इसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और ना ही ज्यादा आपको क्लास में ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, सारे ट्रिक्स बताने वाला हूं और वो चीजें बताने वाला हूं जो आपको क्लास में नहीं बताया जाता, लाइक पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जानते हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है वो भी मैं आपको आज बताते हुए चलूंगा। तो एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, इसका आप लोग नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना, और थोड़ा अगर वीडियो लेंदी हो जाता है तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेकर के बैठना, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक छोटा सा 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेना, थोड़ा सा टहल मूल के आ जाना, किचन से जाकर के पानी पी के आ जाना और फिर पढ़ने बैठ जाना। और साथ में अपने कॉपी पेन लेकर के बैठना, ताकि जो चीज मैं बताऊं, जो ट्रिक्स मैं बताऊं, उसे जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर सको, ताकि आपको बार बार दोबारा वीडियो भी ना देखना पड़े। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का महा वन शॉट है हमारा, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आप उसकी सिलेबस को जरूर देखा करो, क्योंकि आप लोग एक्सरसाइज पढ़ते हो ना, तो उससे दिक्कत क्या होता है पता है? कि आप बस पढ़ते जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो आप उसको एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना, तो चीजें बहुत लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सिलेबस से, कि आपको मैं आज क्या क्या कराने वाला हूँ या इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा। सेकंड जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको बच्चे लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये आता भी एग्जाम में से भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल इस चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसको तुम ध्यान से समझना। उसके बाद फिर क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, जैसे कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके के फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूं। और उनको याद करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज से जब मैंने कुछ सालों पहले जब मैंने क्लास 10 पास आउट किया था ना, तो मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था, और उसके जो मैं ट्रिक्स जो मैंने यूज किए थे ना, वो सारी चीजें, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। और लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा कराऊंगा। यहां पर तुम लोग पीवाईक्यूज करेंगे ही, साथ ही लास्ट में मैं 5 पीवाईक्यूज आपको कराऊंगा, जिसमें आपका असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी शामिल होगा, क्योंकि बच्चों को असर्शन और रीजन में दिक्कत होता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस जो इस चैप्टर में आप लोगों को कंप्लीट करना है। सबसे पहली जो टॉपिक है जिसमें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एक बहुत ही प्यारा अनाउंसमेंट है, एक बहुत ही बड़ा सा आपके लिए सरप्राइज है। प्यारे बच्चों, हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली आपके मैथ्स का, साइंस का और एसएसटी का स्पेशल नोट बनाया है। नोट आपने वैसा कभी देखा ही नहीं होगा। आप चाहे किसी भी कंपनी का बुक ले लो, बड़े से बड़े पब्लिकेशन का बुक ले लो, लेकिन ऐसे नोट्स मैंने बनाए हैं ना, जिसको आप पढ़ोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसके लिए आप लोग मेरा सैंपल डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने उसके सैंपल्स भी डाल दिए हैं कि किस तरीके के नोट्स हैं, और कंप्लीट नोट चाहिए तो मुझे फिर व्हाट्सअप करना रहेगा आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ उस नोट्स में क्या है जल्दी से। आप लोग जैसे मैथ, साइंस और एसएसटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो ना, तो मैंने सारे चैप्टर वाइज मैंने उसके सिंपल लैंग्वेज में उस चैप्टर को समझाया है। कोई भी टॉपिक जैसे मैंने पकड़ा, कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ा, उसको मैंने इजी लैंग्वेज में और डेली लाइफ से आपसे कनेक्ट करके, ऐसे एग्जांपल्स जो आपके डेली लाइफ में आपके सामने आते हो डेली, तो ऐसे एग्जांपल्स को यूज करके मैंने वहां पर उस कॉन्सेप्ट को पहले समझाया है उस चैप्टर का। और फिर उस चैप्टर के नीचे में आपको 20 पीवाईक्यूज मिलेंगे, यानी कि पिछले एग्जाम्स में, पिछले बोर्ड्स एग्जाम में जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस उठाया, जिसमें से कुछ छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि कम मार्क्स वाले 2-3 नंबर वाले, और कुछ 4-5 नंबर वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको सभी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज मिलेगा, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा इससे तो बच्चों को काम चलेगा नहीं, बच्चों को प्रैक्टिस भी करना रहता है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्वेश्चन पेपर भी डिजाइन करना चाहिए। तो PT1 का क्वेश्चन पेपर, PT2 का क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयरली के सभी सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर और फाइनल एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, एसएसटी हो या साइंस हो, ये पांचों सब्जेक्ट के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है, PT1 का, PT2 का, हाफ ईयरली का और फाइनल एग्जाम का, विद सॉल्यूशन, यानी कि ऊपर में क्वेश्चन रहेगा और नीचे में उसके सॉल्यूशंस रहेंगे ताकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएगा आपको। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इसे जरूर एक बार परचेस करना। पहले तो आप लोग जाकर के सैंपल देख लो, सैंपल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर मैंने PDF अपलोड कर दिए सैंपल वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ये परचेस करना बच्चा, तो अभी के टाइम पे ये 199 रुपीज में मात्र मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसकी पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने बच्चों को कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम बिहार से हैं, तो यूपी से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, ऐसे इलाके से हैं जहां पर पेरेंट पढ़ाई के लिए बच्चों में ज्यादा खर्च नहीं करते हैं और बच्चे महंगे महंगे बुक नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे, मैं हमेशा देखा हूं कि मैं अगर किसी बुक का प्रमोशन करूंगा ना तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये बुक मेरे लिए अच्छा तो है, आप बता रहे हैं नहीं कि अच्छा है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं इसे परचेस नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैंने इसका प्राइस केवल 199 रुपीज रखा है। जबकि अगर तुम इसमें पेजेस देखो ना तो भयंकर पेजेस हैं। आप एक अगर आप क्लास 10th में देखोगे तो मेरे हिसाब से 500-600 पेज हैं, 500-600 PDF है टोटल, यानी कि पेजेस अगर मैं काउंट करूं तो उससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी ये 199 में मिल रहा है, लेकिन जो बच्चा 31 जुलाई तक ले लेता है उसी के लिए ऑफर है। जब अगस्त स्टार्ट होगा तो इसकी प्राइस जो है 399 कर दूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है। जब मैंने बिगेस्ट सरप्राइज जो वीडियो बनाया था, जब मैंने इस नोट्स को लॉन्च किया था, उस समय मैंने बताया था। तो ये था बहुत जरूरी बात आप लोगों के लिए जो आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री का आखिर यूज क्या होता है। हम लोग इतना ज्यादा जो मेहनत करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, आखिर उसका हम इस्तेमाल कहां पे करने वाले हैं। तो देख लो, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बेसिकली एक ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं, खास करके राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसके जो 3 साइड्स होते हैं, उन तीनों साइड के बीच का रिलेशन जो है ना वही ट्रिग्नोमेट्री बताता है। अगर आप डेली लाइफ में इसका यूज देखो तो बहुत सारे हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपने को हाइट और डिस्टेंस नापना हो ना, तो हम लोग मान लो कि एक बिल्डिंग है, बहुत ऊंची सी बिल्डिंग है, जैसे बुर्ज खलीफा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका हाइट नापने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का आसानी से यूज करके नाप सकते हैं। हमको वहां पर जाके मीटर वगैरह का यूज करके उसको ऐसे नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे नाप रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री वहां पे लगाते हो तो बहुत ईजी तरीके से आप लोग वहां पर नाप सकते हो। तो हाइट और डिस्टेंस का रियल लाइफ में एग्जांपल अभी आप लोग जब अगले चैप्टर में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी की बुक में। जब आप चैप्टर नंबर 9 में जाओगे तो इसका जो डेली लाइफ का यूज है ना, वहां पर आप इसको और ज्यादा डिटेल में समझोगे। लेकिन अगर इन चीजों को नहीं सीखे रहोगे तो चैप्टर 9 भी आपसे नहीं बनने वाला, इसीलिए हम लोगों को ये चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है क्या है, चलो जल्दी समझते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल थीटा, तो इस थीटा का यूज करके हम लोग सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, जो जो चीजें तुम पढ़ने वाली चैप्टर में, उन सभी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में। कैसे करते हैं वो समझो। जैसे कि अगर हमको साइन थीटा के बारे में जानना है, अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, पहले बेसिक समझ लो। अगर हमें साइन थीटा के बारे में जानना है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वाले साइड को डिवाइड दूंगा इस वाले साइड से, हाइपोटेन्यूज से। ये मेरा P मतलब कि परपेंडिकुलर है, H का मतलब हाइपोटेन्यूज है और B का मतलब बेस है। ओके, तो अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं पहले बाद में समझाऊंगा। पहले आप समझ लो कि sin थीटा इक्वल टू P/H मैंने लिखा है ना, उसी तरीके से अगर आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो cos थीटा निकालने के लिए आप लोग ये वाला ट्रिक याद कर सकते हो। इस ट्रिक को याद रखोगे आपके एग्जाम में फटाफट चीजें हो जाएंगी, यानी कि आपको अलग से इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर इसको रटने जाओगे ना, जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कंप्लीट, अगर आप उसको रटोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इसको नहीं रटना है, आपको इस ट्रिक को याद कर लेना, जो कि बहुत ही आसान है। पंडित बद्री प्रसाद, एक पंडित का नाम है, क्या नाम है भैया, तो बद्री प्रसाद है। और पंडित जी हैं तो वो किसके भक्त हैं, वो भोले के भक्त हैं। तो वो क्या करते हैं, दिन भर हर हर भोले बोलते हैं। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बस आपको याद रखना है। मैंने भी अपने क्लास 10th में इसी टाइप से याद किया था इसको। तो उससे होगा क्या, देखो P से हमारा पंडित है और नीचे में H जो है वो हर हर जो है ना, हर हर का H आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, डिवाइड की साइन बना दो। तो ये P डिवाइड बाई H हो गया। तो ये जो पहला है आप लोग देखो यहाँ पर मैंने P डिवाइड बाई H लिखा था, ये साइन थीटा का है। जो दूसरा है बद्री और हर वाला, यहाँ पर डिवाइड की साइन बनाओ तो यहाँ पर B डिवाइड बाई H आ जाएगा। तो जो दूसरा है वो आ जाएगा आपका cos का, तो B डिवाइड बाई H हो गया हमारे पास cos थीटा का वैल्यू। यानी अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है रेशियो के फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, हमारा ये जो बेस है उसे डिवाइड दे दूंगा हाइपोटेन्यूज से। अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि सर जी इसका यूज कहां पर है। ठीक है,
उसके बाद फिर आप लोग देखो प्रसाद का P यूज कर लो और नीचे भोले का B यूज कर लो। तो यहाँ पर जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ आपको भी उसी सीक्वेंस में करना है। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद आप लोगों को करना है यहाँ पर टेन का याद, तो टेन थीटा लिख लो और टेन थीटा का हो जाएगा आपका P ऊपर में और नीचे में हमारे पास ये B। तो इस तरीके से P डिवाइड बाई B यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हमारा जो बेस है वो टेन थीटा की वैल्यू है। तो जो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ एग्जाम में आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है। ये सीक्वेंस बहुत ही इजी है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैंने भी इसी सीक्वेंस में यूज किया था। नहीं तो आप अगर आपके एनसीईआरटी में बुक में देखोगे ना तो इसके बाद यहाँ तक तो सेम है लेकिन इसके बाद फिर कॉसेक थीटा दे देता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कॉसेक थीटा याद मत करो, इसके बाद आप लोग क्या करो कॉट थीटा याद कर लो। आपने टेन थीटा कर लिया, अब आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो कॉट थीटा। अगर हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इधर ही से, जैसे अभी हम लोग इधर से आ रहे थे ना, ऐसे हम लोग जा रहे थे ऐसे, अब इधर से आप लोग क्या करोगे ऐसे वापस आओगे, इधर से ऐसे वापस आओगे। ठीक है, तो इधर से वापस आने का मतलब है कि अब आप लोग नीचे से लिखना शुरू करोगे। ये b है और ऊपर में p है, यानी कि cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होगा। बस इसी को उल्टा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ये cot थीटा का वैल्यू आ गया। अब आप लोग बात करोगे अगर sec थीटा का, तो sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बस इसको उल्टा कर दो, ऐसे बस हम लोग को आना है ना, तो h डिवाइड बाई b कर दो, तो ये हो जाएगा आपका h डिवाइड बाई b यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई हमारा बेस। और लास्ट में आपका आता है cosec थीटा, तो cosec थीटा के लिए, cosec थीटा के लिए आपको बस इसको उल्टा कर देना है, तो h डिवाइड बाई p हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी आगे मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूं जिससे ये और ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोग ये जरूर याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप शुरू का ये तीन ठो बना लेते हो ना तो ये तीनों ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। साइन थीटा p बाई एच होता है, कॉस थीटा हमारे पास b बाई एच होता है, टेन थीटा p बाई b होता है, p मतलब कि परपेंडिकुलर, b मतलब कि बेस, फिर कॉट थीटा b बाई p होता है, सेक थीटा h बाई b होता है और कॉसेक थीटा h बाई p होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और कैसे याद रखना है, तो इस ट्रिक से याद रखना है। अलग से अगर इसको याद करने जाओगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड PYQ मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन सब चीजों का यूज कहां पर होगा एग्जाम में। सो बोर्ड एग्जाम 2020 में और 19 में एक क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो बताइए साइन a की वैल्यू क्या होगी। तो ये a b c जो लिखा रहता है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने वहां पे थीटा वर्ड यूज किया है ना, उसी के बदले यहाँ पर बस a वर्ड यूज किया गया है, a लेटर यूज किया गया है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले कि हमारा जो ट्रायंगल है वो बना लो अपने दिमाग में बनाना चाहो दिमाग में, रफ कॉपी में बनाना चाहो तो रफ में बना लो। हम जानते हैं कि ये मेरा P होता है, ये मेरा B होता है और ये मेरा H होता है। ये चीज हमने पिछले वाले स्लाइड में सीखा है, बस उसी का यूज करेंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है, 15 cot का वैल्यू दिया हुआ है, 15 cot A का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 8 है। हम यहाँ से cot A की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो cot A जो है वो आपका हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 15। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग देखो कि cot जो होता है एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो cot है वो b बाई p होता है, यानी कि हमारा जो cot थीटा होता है, cot थीटा वो होता है b डिवाइड बाई p। ठीक है ना, यही होता है ना, b डिवाइड बाई p। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू एक्चुअल में दिया हुआ है ये b डिवाइड बाई p का वैल्यू दिया हुआ है। अब b क्या है हमारे पास, ऊपर वाला है 8, यानी कि ये जो है मेरा ना ये एक्चुअल में 8 है, इसको आप लोग 8 ले लो। उसके बाद जो p है वो हमारा कितना है, नीचे में 15 है, यानी कि ये जो है हमारे पास ये 15 है। अब हमको निकालना क्या है वो ध्यान दो, हमको निकालना है साइन a की वैल्यू। अब साइन क्या होता है, तो आपने देखा यहाँ पर कि साइन हमारा p बाई में h होता है और हमारे पास h की वैल्यू नहीं है। अभी हमारे पास p की वैल्यू तो है लेकिन हमारे पास h की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल एंगल है, तो हम लोग अब पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे और राइट ट्रायंगल एंगल में से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। और जब हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा तो हम लोग फिर साइन थीटा की जो वैल्यू थी p बाई में h, ये वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो अब आप लोग वही करोगे, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग, या फिर पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट में लिख देता हूँ, पाइथागोरस समझ जाएंगे बच्चे लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए आप लोग जानती हो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्या करो, हमको h की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दो, ये रूट में आ जाएगा। तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p कितना है हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर कर दो 15 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 8 का स्क्वायर। तो h की जो वैल्यू है वो यहाँ से हो जाएगी आपकी 225 और प्लस में 64। तो h की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 6 और 4 सॉरी 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 आ गया। और 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, यानी कि h की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ से 17 निकल करके आ गई।
हाइपोटेन्यूज हमारे निकल कर क्या गया। अब आप इसको इजीली बता सकते हो कि अगर मेरा h का वैल्यू 17 है तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन a होता है वो होता है p डिवाइड बाई एच, और p अपने को पता है 15 है और h हमने 17 निकाल दिया, यानी कि साइन a की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 15 डिवाइड बाई 17। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, यानी कि जो आपने अभी कॉन्सेप्ट सीखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, जहां पर आपको मैंने ये पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक सिखाया था, उससे आपको यूज करना है, उसका यूज करना है और ये देखना है कि एक्चुअल में जो कॉट का या साइन का कॉस का किसी भी चीज का वैल्यू जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में दिया है। अगर ये 8/15 है तो 8/15 है क्या, तो 8/15 एक्चुअल में हमारे पास क्या था, 8/15 हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर था, ये एक्चुअल में हमारा बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ था और उसका यूज करके फिर हमने साइन का निकाल लिया। और इसका यूज करके आप किसी का भी निकाल सकते हो, केवल साइन का ही नहीं, अब आप यहाँ पर से कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो अगर किसी भी एक का वैल्यू दिया हुआ है तो ये तरीका होता है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन इसमें कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और समझाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले याद कर लो, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत इजीली बन जाएगा। तो यस, वहां से भी इजीली बन सकता है, लेकिन अगर आपने साइन, कॉस और टेन का अगर याद भी कर लिया है ना, तो उसके बाद आपके ये जो यूज होंगे ये हमेशा यूज होंगे आपके जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जब प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये जो रेशियोज हैं ये जरूर यूज होते हैं। अब ये रेशियो क्या है, तो देखो जो हमारा टेन थीटा होता है ना वो एक्चुअल में साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने पर ही मिलता है। मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि यहां पर ऐसा क्यों होता है। देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग डिटेल में चीजों को सीखो, केवल रटो मत। हमने क्या देखा कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर, ये चीज भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये होता है कैसे है वो समझो। साइन थीटा हमारा क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमने देखा p बाई एस था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ p डिवाइड बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, तो b डिवाइड बाई एच था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b डिवाइड बाई एच। यहाँ से हमारे पास देखो h से h कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो बचा क्या p डिवाइड बाई b बचा, तो p डिवाइड बाई, इसको b लिख देता हूँ मैं, तो हमारा जो टेन थीटा है वो p बाई b आ गया। और देखो यहाँ पर टेन थीटा p बाई b था, तो वही चीज मैं बता रहा था कि अगर आप शुरू के कुछ चीजों को याद कर लो ना तो बाकी आपके ऑटोमेटिकली भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो आपका इस ये वाला भी फिलहाल यहाँ पर से मैं हटा देता हूँ, इसको बस शॉर्ट में कर देता हूँ बक्से में, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। अब अगर आपने टेन थीटा बना लिया तो जो कॉट थीटा होता है वो और ज्यादा आसान है। कॉट थीटा क्या है, तो जस्ट टेन थीटा का उल्टा है। जैसे अभी आपने जो टेन थीटा का वैल्यू देखा, जब आप कॉट थीटा का वैल्यू देखोगे तो जस्ट उसका उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, क्योंकि अगर टेन थीटा हमारा साइन डिवाइड बाई कॉस है तो जो कॉट है वो कॉस डिवाइड बाई साइन होता है। और वही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कॉसेक थीटा है वो हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और ऐसे याद नहीं होगा। तुम सोचोगे कि सर बस एक बार आप पढ़ा दे रहे मैं याद कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसका तरीका क्या है याद करने का, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में क्लास 10th में जो मैंने तरीका यूज किया था वो क्या था वो समझ लो। सबसे पहला तरीका है जो सारे टीचर्स यूज कराएंगे, सारे बुक वाले आपको बोलेंगे, वो है प्रैक्टिस। क्योंकि ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए नया टॉपिक है, ये आपने पहले नहीं पढ़ रखा है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस बना पाओगे ना उतना ही बेहतर होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स परचेज कर लो, 199 में आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको 20 PYQs मिल जाएंगे चैप्टर के, मस्त दबा के बना लेना। आपके बुक में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के पूरे एग्जांपल्स और पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो, उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करना है। दूसरा चीज क्या करना है जो मैंने किया था उस टाइम पे, कि आपको इन सारी चीजों को जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है और अपने स्टडी टेबल के पास या जहां पर तुम सोते हो वहां पर इसे जाकर के चिपका दो। जैसे तुम लोग बचपन में टेबल रटे हो ना, वैसे इसको देखोगे बार बार ना तो ये तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। और ये छपना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब तुम लोग जाओगे और तुम लोग एक एक चीज को जब बनाने बैठोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि बच्चों को अभी मैं टेबल भी बताने वाला हूँ, तो टेबल अगर तुम लोग को याद है दिमाग में तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना वो इतना ज्यादा ट्रिक्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वो फटाफट लिखते हैं, एकदम स्पीड में लिखते हैं चीजों को, क्योंकि उनको पता है कि मैथ्स ऐसा एग्जाम है जिसमें टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा टाइम खींच सकता है। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मैं रेशियोज बता रहा हूँ इसको चिपका लो अपनी दीवार में, आप देखोगे डेली ना। अभी से अगर आप देखना शुरू करो, अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है, अभी हमारा अगस्त स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी 6 से 7 महीने तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए। 7 महीना में तो तुमको बड़ा से बड़ा टेबल याद हो जाए तो छोटे छोटे चीजें हैं। तो अभी से बस अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लो और इसको चिपका लो कहीं पर भी, तो आपको एकदम मेरी गारंटी की याद हो जाएगी। और ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये अगर एक बार याद हो जाए तो आपको
आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो छोटी सी चीज है, तुरंत याद हो जाएगी। अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे बच्चे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, बोलते हैं कि सर ये कौन सी बला है, कौन सी भूत है जो हम लोग को इस साल पढ़नी पड़ रही है, जबकि ये बहुत ही आसान चीज है बेचारे। ये एकदम छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, परी है, तुम लोग इसको भूत बोल करके फालतू में बदनाम कर रखे हो। ये बहुत ईजी है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से जहां पर हमको sin 30 cos 45 इस तरीके से लिखा रहेगा, उसको ऐड करना रहेगा। अब अगर आपको उसका वैल्यू याद है तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, और वैल्यू याद ही नहीं है तो बना कैसे पाओगे। तो इसका सबसे आसान तरीका जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो मैंने बताया दीवार में चिपका दो, वो तो करना ही करना है क्योंकि मैंने खुद किया था, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला था। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप लोग इसको 5 से 6 बार बनाओगे ना पहले एग्जाम से पहले, तो आपको क्या होगा कि एकदम अच्छे से हैबिट हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में इसको फटाफट बनाओगे। मैं क्या कहता कि अपने एग्जाम में, ताकि मेरे से कुछ छोटा सा भी मिस्टेक ना हो किसी भी वैल्यू का लेकर के, इसे मैंने प्रैक्टिस भी किया था क्वेश्चंस का, और एकदम 100% एश्योर होने के लिए मैंने अपने पीछे पेज में जाकर के, जो रफ वर्क वाला पेज होता है ना, वहां पर जाकर के मैंने एकदम तुरंत 1 मिनट के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना दिया था, और वो मेरे बहुत काम आया था। तो आप लोग बेसिक करना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने लास्ट पेज में किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फाइनल बोर्ड्स एग्जाम हो, आपको पीछे में जरूर बनाना है। उससे आपकी हैबिट बन जाएगी स्पीड में चीजों को लिखने की। अब इसको आप लोग कैसे बनाओगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद किया जाता है, सबसे जो आसान तरीका है, सबसे जो इजीएस्ट मेथड है, मैं आपको वो समझाने वाला हूं, तुम ध्यान से समझना। पहला काम तो करो कि तुम लोग साइन थीटा का वैल्यू याद कर लो। कई टीचर बोलेंगे कि नहीं इसको भी तुम लोग ट्रिक से बना लो, लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, तुम लोग साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो। अरे यार तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा है, पावरफुल है, थोड़ी सी चीजों को याद कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा याद करने से दिमाग हमारा जो है ना और इंप्रूव होता है, मजबूत होता है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू बहुत ईजी है, 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, और फिर 1 है। मैंने आज से कई साल पहले याद किया था और मुझे आज तक ही याद है। 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर हमारा लास्ट में 1। तो इस तरीके से आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हो। जब साइन थीटा का वैल्यू याद हो जाए ना, तो बाकी सब बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं वो समझो। जो कॉस थीटा है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके लिए आपको क्या करना है, साइन को जस्ट घुमा देना है, उल्टा कर देना है। जैसे कि जो यहाँ पर हमारा 1 है ना, इस 1 को आप लोग क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। ये 1 हमारा 90 में खत्म हुआ। अब जैसे ये ऐसे ही गया है, बस इसको ऐसे उल्टा घुमा दो। 1 को सबसे पहले यहाँ पर लिख दो पहले, उसके बाद ये √3/2 है, इसको उतार दो तो √3/2 उतर गया। उसके बाद फिर 1/√2 है, वो तो वहीं पर उतरेगा सेम टू सेम। उसके बाद फिर ये 1/2 उतर जाएगा यहाँ पर, और ये जो 0 है लास्ट में चला जाएगा। तो साइन थीटा जो हमारा ऐसे गया था, उसी को हमने उल्टा कर दिया और cos थीटा का बना दिया। यानी कि cos का 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो इतना होगा, cos का 60 डिग्री का वैल्यू इतना होगा, और sin और cos का 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। तो ये हमारा देखो cos का कितना इजीली बन गया, sin का अगर याद होगा तो cos का एकदम तुरंत बन जाएगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं tan थीटा के पास। तो tan थीटा क्या होता है, अभी हमने देखा पिछले वाले स्लाइड में कि sin थीटा और cos थीटा को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा tan थीटा का वैल्यू निकल करके आता है। तो बस यहाँ पर वही करना है, आपको sin को और cos को आपस में डिवाइड दे देना है। तो जब आप 0 को और 1 को आपस में डिवाइड दोगे तो 0/1 = 1 निकल करके आता है। कितना निकल करके आता है, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 0 निकल करके आता है। 0/1 = हमारा 0 हो जाता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दो, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब tan थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड दे दो। तो देखो 1/2 डिवाइड बाय √3 जब तुम 2 करोगे तो यहाँ पर से तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको कि भैया ये मेरा 1/√3 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद फिर यहाँ पर वैसे डिवाइड दो, तो देखो नीचे का √2 से नीचे का √2 कट हो जाएगा, तो 1/1 बचेगा, और 1/1 = 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने, कितना आसान है। उसके बाद इसमें भी आपको वही करना है, इससे इसको डिवाइड देना है। तो नीचे का जो 2 है उससे ये 2 कट हो जाएगा, तो ऊपर में √3 और नीचे में ये 1 बचेगा। तो √3/1 जिसको हम लोग √3 लिखते हैं, नीचे में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट लोग को सबसे ध्यान से समझना कि 1 जब 0 आ जाता है तो हम लोग जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड दो आंसर 0 होता है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी या तो इनफिनाइट लिखी जाती है या तो इसे नॉट डिफाइंड के कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं की जा सकी है कि 0, अगर अपन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आज तक डिफाइन नहीं किया जा सका है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। शॉर्टकट में मैं एनडी बोलता हूं, ठीक है, एनडी मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो यहां पर इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, खत्म हो गया। ठीक, बुझा गया बच्चा लोग, ये समझ में आ गया कि आप लोगों को tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करना है। तो बस इसको उल्टा घुमा देना है, यानी कि इन लोग को आपस में डिवाइड दे देना है, साइन और कॉस को, जो कि आप बहुत इजीली दे सकते हो। मैंने तो यहाँ पर पहला वाला लिख के इसलिए दिया था ताकि आप समझ सको, आप लोग बाकी देख करके इसको डिवाइड करके आंसर को लिख सकते हो। अब हम लोग आते हैं cot थीटा में कि cot थीटा का वैल्यू कैसे लिखेंगे सर। तो जैसे आपने साइन लिखने के बाद cos के लिए बस उसको उल्टा कर दिया था साइन को ही, उसी तरीके से
tan को लिखने के बाद cot की वैल्यू के लिए आप उसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि ये जो नॉट डिफाइंड है उसको यहाँ पर लिख दो पहले नॉट डिफाइंड, उसके बाद ये जो √3 है उसको यहाँ पर डाल दो √3, उसके बाद ये जो 1 है ये 1 ही यहाँ पर ही रहेगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और ये जो 0 था वो लास्ट में चला जाएगा। बस यही किया हमने, क्या किया हमने 10 को लिखा और उसके बाद कॉट वाले के लिए जस्ट उसको उल्टा कर दिया। तो ये तरीका है, तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, आपको याद भी इसी सीक्वेंस में करना है, साइन थीटा कॉस थीटा tan देन कॉट फिर सेक और लास्ट में कॉसेक थीटा। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में याद करोगे तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो आपके बुक वाले में कॉसेक को पहले दिया हुआ रहता है, कॉट को बाद में देता है, तो उससे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये कितना इजी लग रहा होगा आपको। अब हम लोग आते हैं कि सेक थीटा अगर हम लोग को निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्या बताया कि सेक थीटा जो है वो हमारा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट है। तो अगर आप लोग देखो सेक थीटा इज 1/cos थीटा, यानी कि कॉस थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से डिवाइड दे दो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा में 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/1 करेंगे, जो कि हमारा 1 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा का जो पहला वैल्यू निकला हमारा वो कितना निकल गया बच्चों, वो हमारा 1 निकल गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला वैल्यू है 1/2 है, सॉरी ये वाला √3/2 है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर इसको मैं 1 से डिवाइड दूं तो ये हमारे पास 1/√3/2 हो जाएगा, और फिर हम जानते हैं क्या है कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/√3 आ जाएगा। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट इसको उल्टा करते जाना है, उल्टा करते जाओ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे लंबा चौड़ा बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर जस्ट इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको जस्ट उल्टा कर दो तो √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 पर जाएगा तो हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे, उसको √2 लिखेंगे, नीचे में 1 तो लिखा नहीं जाता है। उसके बाद ये 2/1 बन जाएगा, तो इसको भी हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे। और यहाँ पर जो 0 है, अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ कि 0 के नीचे 1 था और इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो 1/0 फिर से आ जाएगा यहाँ पर, और हम लोग जानते हैं कि 1/0 नहीं डिफाइन किया जा सका है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बस कॉस वाले को उल्टा करते जाना है और आपका सेक का वैल्यू फटाफट निकल करके आ जाएगा। और ये भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप मेरी गारंटी है कि आप इसको बस 3 बार बनाओ, जिस मेथड से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस आप उसको 3 बार बना लो अपने कॉपी में। चौथी बार जब बनाओगे ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 59 सेकेंड्स लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला, ये मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखना, 3 बार मेरे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से एकदम रट्टू तोड़ से बनाना, और उसके बाद चौथी बार जब तुम बनाओगे तो 59 सेकंड से ज्यादा तुमको इस टेबल को बनाने में नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट में क्या करोगे, कॉसेक के लिए सेक को जस्ट उल्टा कर दोगे, ये जो नॉट डिफाइंड है इसको पहले लिख दोगे नॉट डिफाइंड, उसके बाद फिर ये जो 2 है उसको यहाँ पे लिख दोगे, √2 तो √2 ही रहेगा, फिर ये हमारा 3 में ये हो जाएगा, 2 में मतलब √3, और लास्ट में जो हमारे पास ये 1 है ये यहाँ पर उतर जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम लोगों को अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से याद हो गया है तो मैं क्या करता हूँ, इससे रिलेटेड PYQ आपको दिखाता हूँ कि इस टेबल का यूज करके आप लोगों को एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस टेबल का यूज कहाँ पर अपने को और कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको इसको फाइंड करना है, इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, जहां पर आपको 2 tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री एंड फिर डिवाइड बाई sin 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या देखा कि 2 के बदले में तो अपन 2 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई में cos 60 है, और cos 60 की वैल्यू भी मैं आपको कितना बताया था, 1/2 बताया था, तो यहाँ पर आपका cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। पूरे को आपको डिवाइड दे देना है, तो किससे डिवाइड देना है, sin 30 से, और sin 30 का जो वैल्यू है वो भी 1/2 होता है, तो यहाँ पर हमारा 1/2 आ जाएगा। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो ये हमारे न्यूमरेटर में 2 है और ये डिनोमिनेटर में 2 है और बीच में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो। ऊपर में आपका हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1, नीचे में आपके पास कितना है, तो 1/2 है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देना है, जैसे कि आपका रूल कहता है कि कभी भी अगर दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना रहे तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, अगर आप क्लास 8th में भी नहीं पढ़े हो अच्छे से ना, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो ये तो मेरा 1/1 ही रहेगा, ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, और ये जो 1/2 है ये 2/1 हो जाता है, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो 2 × 1 = 2 आ जाएगा, और नीचे में 1 × 1 = 1 होगा, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो लास्ट में आपकी 2 निकल करके आ जाएगी। और इसी तरीके से और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, एक आइडिया लग जाए कि उस टेबल से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये रहा है एक क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दूसरा टॉपिक था जो आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में था। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें आपको आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि कुछ फॉर्मूला याद करने हैं, और वो भी बहुत ही आसान है, तुरंत याद हो जाएगा।
और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मुझे और भी इसी टाइप की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। भैया तुम्हें लोगों को केवल मोटिवेशन नहीं चाहिए रहता है, टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए रहता है। जब टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है ना तो वो ये देखता है कि बच्चों को कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। तो पता कैसे चलेगा मुझे? अभी तुम लोग मेरे सामने बैठे हो नहीं, तुम लोग तो अभी कैमरा के पीछे से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हाँ भाई मोटिवेशन फील हो रहा है। तुम लोग वीडियो को लाइक करके बता सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करके मुझे बता सकते हो कि हाँ सर हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपके पढ़ाने से हमको मजा आ रहा है, तो आप भी फील कीजिए मोटिवेटेड, और आगे भी इसी तरीके से और भी जो चैप्टर्स हैं उनका फटाफट वन शॉट वीडियो बना दीजिए। तो चलो देखते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं वो कौन से हैं। तो जो मेनली हमारे फॉर्मूला है ना बेटा, वो 3 फॉर्मूला है। पहला है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन फॉर्मूलाज हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब इससे ही ये जो 3 फॉर्मूला है ना, इसका यूज करके आप और 4 फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि हमारे पास अगर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में कोई भी 2 चीजें दिया हुआ हो, यानी कि वहां से हम लोग किसी भी तीसरे का फॉर्मूला बना सकते हैं। हम लोग स्पीड का फॉर्मूला बना सकते हैं, हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से बना सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला उसी फॉर्मूला से बना सकते हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पर देखो, अगर आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मान लो मुझे केवल sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली cos स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे तरफ। जो यहाँ पर मेरा राइट में 1 है और cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये मेरा sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया इसी फॉर्मूला का यूज करके। यानी कि आपको बस ये 3 याद करने हैं, बाकी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है। और जब तुम एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे रहोगे ना, पहले से प्रैक्टिस करके जब बैठे रहोगे, तो ये फॉर्मूला लोग को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो अब क्या करना है, ये पहला फॉर्मूला बन गया, उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी यहीं से बन जाएगा आपका। यानी कि अगर आपको मान लो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर ट्रांसफर कर दो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। एकदम इजी था, 2 फॉर्मूला आपके पहले वाले से ही बन गए। अब यहां जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, यानी कि आपको sec की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं बोलूं कि मुझे tan की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो फिर 1 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब मैं tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा थर्ड नंबर में, ये मेरा थर्ड फॉर्मूला है जो हम लोग इन फॉर्मूला का यूज करके बना रहे हैं। तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इधर हमारे पास sec स्क्वायर थीटा पहले से है और ये जो 1 है इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया इसी फॉर्मूला से। लास्ट में अगर ये वाला फॉर्मूला तुम लोग देखो फोर्थ वाले का, तो इसका तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट कि इसमें तुम लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हो। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, CSE जो है वो शॉर्ट में मैंने लिखा है, ये मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं ना उसका ही एक पार्ट है छोटा सा, तो ये मेरा cosec स्क्वायर थीटा एक्चुअल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इस फॉर्मूला से मैं किस एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या मैं cosec का निकाल सकता हूं या मैं cot का निकाल सकता हूं, और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। ये छोटा सा आप लोगों का होमवर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मैं भी समझ जाऊं कि बच्चे लोग यहां तक बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे आइडेंटिटीज हैं। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझो। सो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों ना, वो आता है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। और इसमें बच्चों को दिक्कत क्या होता है पता है, वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी यहाँ पर जो क्वेश्चन है जैसे cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा के रूप में कन्वर्ट करके अपने को प्रूव करना है। तो दिक्कत क्या होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको मैं क्या लिखूं। cosec तो हम लोग यहाँ पर cosec को हम लोग sec से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग sin से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अलग अलग चीजें में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस में हम लोग कन्वर्ट करें पहले कि हमारा आंसर जो है इजिली आ जाए। तो देखो इसका वही आंसर है जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, कम से कम हर टॉपिक का 5 से 7 8 क्वेश्चन नहीं बना लोगे, तब तक आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। एग्जाम में आप लोग हल्का फुल्का मेथड याद करके चले जाओगे, आप लोग फॉर्मूला याद करके चले जाओगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहोगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा वो समझो। आप लोग इसको ऐसे करना है एग्जाम में, सबसे पहले आप लिखना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS शॉर्टकट में। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करके हम लोग राइट में जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लेफ्ट से राइट में जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम लोग राइट से लेफ्ट में आते हैं। जैसे मैंने RS अग्रवाल में, RD शर्मा में ऐसे कई क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग लिखो कि सर हमारे पास दिया हुआ है लेफ्ट में cosec थीटा माइनस में cot थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cosec को मैं जानता हूं कि ये साइन का उल्टा होता है, तो मैं cosec के बदले में लिखूंगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, सबसे पहला काम
उसके बाद मैं cot थीटा को मैं क्या जानता हूँ कि जो cot थीटा है या तो उसको मैं tan की कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 1/tan थीटा होता है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। या तो दूसरा चीज जो मैंने आप लोगों को उस स्लाइड में दिखाया था जहां पर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा रहा था शुरू में, जहां पर मैंने उसको याद करना पड़ेगा ध्यान से, तो वहां पर मैंने बताया था कि जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है, और साथ ही साथ उससे पहले मैंने ये बताया था कि इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखो कि ये cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो tan थीटा होता है भाई वो क्या होता है, तो tan थीटा हमारा sin डिवाइड बाई cos होता है। बताया था ये चीज, में ध्यान से याद करो जल्दी से, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था। तो tan जो है वो sin डिवाइड बाई cos होगा, तो cot जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा। तो cot थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा ऐसे लिखा जा सकता है cot को, और इसका हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया? तो हम लोग ने क्या किया, डायरेक्ट हमने दिमाग लगाया कि अपने को cos के फॉर्म में लेकर के आना है, तो इस तरीके से हम लोग cos में ला सकते हैं, यानी कि इसको tan में ले जा करके या फिर डायरेक्ट भी ऐसे लिख करके हम लोग ला सकते हैं। अब क्या करेंगे वो समझो ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास नीचे में दोनों के sin थीटा आ गया है, तो पहले तो मैं दोनों में नीचे में sin थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी एलसीएम आता है उसके नीचे डिवाइड और ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, तो sin थीटा से sin थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद फिर माइनस की साइन लगाओ, sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करो फिर 1 आएगा, और ऊपर में हमारे पास ये हो जाएगा। यानी कि सिंपली है, अगर आप लोग ध्यान से देखो कि डिनोमिनेटर का सेम रहेगा तो आपको डिनोमिनेटर को बस उतार देना है और न्यूमरेटर्स को आपस में सॉल्व कर देना। ये सब क्लास 8 और 7 में मैंने आपको सिखाया हुआ है। फिर भी जो बच्चों को क्लास 7 8 में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े रहते हैं, वो क्लास 10th में आकर के मैथ्स में थोड़े सीरियस होते हैं, जैसे मैं खुद ही क्लास 9th में आकर के मैं थोड़ा सीरियस हुआ था पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों को मैं ये सब चीजें डिटेल में सिखाता हूँ, बाकी जिन बच्चों को पता है वो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से कैसे कन्वर्ट करें वो देखना। अभी हम लोग को इस फॉर्म में लाना है ना, अभी उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना पड़ेगा सर जी, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप ऐसे लिख लो कि यहाँ पर हमारे पास अगर स्क्वायर है कंप्लीट का, यानी कि ये न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी है, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा, और इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर कर देता हूं, और नीचे में मेरे पास जो sin थीटा है उसका मैं कंप्लीट स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, तो ये मेरे पास sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, या कह लो जिसमें बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं रहते लेकिन गलत कर देते हैं, वो क्या करते हैं, हम लोग पहले से सीखते हुए हैं कि अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के बाहर है तो वो दोनों के लिए होता है, वो cos के लिए भी होता है, थीटा के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कई बार यहाँ पर आपको थीटा लिखा हुआ नहीं दिखेगा, आपको ए भी लिखा हुआ दिखेगा, जैसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा cos a और उसका कंप्लीट स्क्वायर रहेगा। तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं cos स्क्वायर और फिर a स्क्वायर ऐसे भी लिख देते हैं, और कई बच्चे इसको cos a और उसका स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि दोनों गलत है। इसका सही आंसर क्या है, इसके लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसको cos स्क्वायर और फिर a लिखोगे, यानी ये जो स्क्वायर है वो केवल आपका साइन में, cos में, tan में उसमें लगेगा, बगल में जो दिया हुआ रहता है वो केवल हेल्पिंग रहता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं, वहां पर आपका a दिया रहे, थीटा दिया रहे, कुछ नहीं करना, उसको सिंपल उतार देना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो था हमारे पास स्क्वायर वो कंप्लीट का स्क्वायर था, इस कंप्लीट का, लेकिन मैंने थीटा के स्क्वायर नहीं लिखा, मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा लिखा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, और ये वन शॉट वीडियो, इसलिए मैं सारी चीजें आपको कंपाइल करके बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कंफ्यूजन ना रहो कहीं पर भी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ तो अभी हमने पिछला जो स्लाइड देखा जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर आपको याद है, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, नहीं फिलहाल कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिखता हूँ, फिलहाल इसको कॉस थीटा का स्क्वायर ही रहने देता हूँ, और नीचे में पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसके बदले में फिलहाल एक स्टेप करते हैं केवल, इसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बुझा गया, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग क्या कर लो, या तो आप यहाँ पर इसको जैसे था वैसे ही रहने दे सकते हो, यानी कि जैसे यहाँ पर हमारे पास मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, अगर आप नहीं भी ओपन करोगे तो भी सही कहलाएगा, गलत दोनों कंडीशन में नहीं होता है, मैथ को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। अब क्या करो कि यहाँ पर हम देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और हमने क्या सीखा है कि कभी भी अगर हमारे पास स्क्वायर है इसका मतलब कि वो 2 बार आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, मैं इसको लिखूंगा कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से, और नीचे में भी हमारे पास ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी वैसे ही लिखो, हम लोग को नीचे में प्लस के फॉर्म में लाना था ना, तो इसको मैं बना देता हूँ स्क्वायर, 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो ये बन गया हमारे यहाँ से ए प्लस में बी, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ए माइनस में बी, तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
समझ में आया ये चीज कहां से है, बुझाया थोड़ा सा, फिर से समझा देता हूं। देखो हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इस चैप्टर में आप लोग को कई बार ऐसा आएगा क्वेश्चन जहां पर आपको 1 को 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा कि ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 7-6 में ही कि अगर कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बस हमने वही चीज यहाँ पर किया है कि इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर में भी मैं यहाँ पर वही काम कर देता हूँ, ऊपर मतलब सेम काम नहीं करेंगे। ऊपर में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको पहले मिटा लूँ ताकि यहाँ पर मुझे अच्छे से लिखने बने। अब हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मुझे ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि हमारे पास नीचे में हमको चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, तो वो तो मेरे पास आ गया है। ऊपर में मैं लिख देता हूँ, ये जो है कंप्लीट 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस में कॉस थीटा एक बार और फिर से 1 माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि मुझे उसी फॉर्म में लाना है। तो 1 माइनस में कॉस थीटा, ये 2 बार मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इससे फायदा क्या हुआ कि देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, अच्छा मैंने यहाँ पर गलती से स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, तभी मैं बोलूँ कि गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ए है मेरा और ये जो कॉस थीटा है वो एक्चुअली बी है। स्क्वायर आप लोगों को जब फॉर्मूला था तब लगाना है। देखो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो केवल हम लोग ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, ना कि उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पर होगा, ये मेरा एक्चुअल में कॉस थीटा हो जाएगा, एक सेकेंड, कॉस थीटा, और ये भी मेरा स्क्वायर यहाँ पर नहीं रहेगा, ये भी मेरा थीटा होगा। तो कोई बात नहीं, मुझसे भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है, जब बड़े बड़े वीडियोस बनाता हूँ ना तो मैं खुद ही थक जाता हूँ, एक एनर्जी का लेवल होता है जो कंप्लीट हो जाता है, थका देता है थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब क्लियर है। अब देखो ऊपर में भी 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को मैंने कर दिया कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा जो मेरे को लेकर के आना था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को तोड़ना है, मरोड़ना है। जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी अभी तक, जितना भी आपने तीनों आइडेंटिटी पढ़ा है, तीनों का यहाँ पर लगभग यूज हुआ है। पहला जो आपने रेशियो पढ़ा था उसका पहले यूज हुआ, फिर आपने जो आइडेंटिटी पढ़ा उसका यहाँ पर यूज हुआ, फिर जो आपने पहले के क्लासेस में पढ़ रखा है उसका यूज हुआ। एक चीज जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा वो ये है कि आप जब एग्जाम में बनाओगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था ना, तो यहाँ पर आप लोग जरूर लिखोगे बगल में फॉर्मूला कि हमने कौन सा आइडेंटिटी का यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला का यूज किया है, वो चीज आप लोग एग्जाम में लिखना रहेगा। उससे फिर आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। नहीं तो कई बार जब बहुत खड़ूस चेकर होते हैं ना एग्जाम में, तो वो जब चेक करते हैं तो चीजों को कटपीट कर देते हैं बच्चों को डराने के लिए कि तुम लोग सारा थोड़ा सा गड़बड़ किए, तुमने यहाँ पर बताया नहीं कौन सा फॉर्मूला लिखा है, तो लो तुम्हारा आधा नंबर काट देता हूँ, ऐसे भी किया जाता है। तो तुम लोगों को जहां पर जो भी फॉर्मूला लगाओ, केवल मैं इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में जहां पर भी फॉर्मूला लगाओ उसके बगल में फॉर्मूला को जरूर लिख देना। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2021 में आया था बोर्ड्स एग्जाम में, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। बच्चे इसमें बहुत सारा गलती करके आ गए, मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को गलत करके आ गए थे। वो ये बोले कि सर जी हमें जैसे मेथड पता है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को कॉस का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम लोग जल्दी से वही पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक लगाए और बना करके आ गए। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ था और मैं तुमको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बोल ये रहे हैं कि हमारे पास राइट एंगल एबीसी है, जिसमें राइट एंगल बन रहा है बी में, एंगल ए की वैल्यू 7/25 है, और बताइए जो वैल्यू होगा कॉस सी का वो कितना होगा। साइन ए का वैल्यू दे दिया है। तो यहां पर ध्यान से समझना कि तुम्हारे पास राइट एंगल बन रहा है बी में, मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो जब हम लोग एंगल ए का बात करेंगे, ध्यान रखना जो चीज मैं अभी समझा रहा हूँ बहुत जरूरी चीज है, कि जब हम लोग एंगल ए का बात करते हैं, इस वाले एंगल का, जिस भी एंगल के बारे में, देखो दो एक्यूट एंगल बनता है किसी भी राइट एंगल में, यहां भी एक्यूट एंगल बनता है और यहां पर भी एक्यूट एंगल बनता है। तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगा ना, उसको हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। यानी कि ये वाला जो मेरा साइड है ये मेरा एक्चुअल में पी है, और राइट एंगल के अपोजिट में एच होता ही है, हाइपोटेन्यूज जानते ही हो, और ये जो हमारे पास ये बेस होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई थी। अब हम लोग साइन ए का वैल्यू क्या जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एच होता है, पी बाई एच है। यानी कि ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ है पी, ये 7 के बराबर है, और एच जो है वो 25 के बराबर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको cos c निकालना है। अब यहां से ट्रिक स्टार्ट होता है, यही समझना बहुत ध्यान से, बहुत बारीक सा चीज है लेकिन बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे लोग इसमें। cos c जो होता है हम जानते हैं कि वो क्या होता है, वो एक्चुअल में होता है हमारा b डिवाइड बाई एच। b डिवाइड बाई एच होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, b बाई में एच आ गया, तो b और h आ रहा है। अब तुम लोग को ये समझना है कि एक्चुअल में b क्या है, क्या ये वाला मेरा b है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये मेरा b यहाँ पर है ही नहीं। जब हम लोग इसका बात करेंगे, इस वाले एंगल का जब हम लोग बात करेंगे ना,
तो उस कंडीशन में हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो जाता है ये वाला पार्ट। ये क्या हो जाता है मेरा एक्चुअली फिर परपेंडिकुलर बन जाता है। उस कंडीशन में ये मेरा बेस नहीं रहेगा। यहां से जब तुम एंगल देखोगे तो इसके अपोजिट में तुम्हारा ये साइड बन रहा है, और मैंने क्या बताया कि जिस भी एंगल की बात की जाती है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो इस वाले एंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास, मैं पिंकी पेन से बना देता हूं, एक्चुअल में ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आपस में हमारे चेंज हो जाएंगे। तो अब देखो कि यहाँ पर बेस जो है बी जो है वो एक्चुअल में यही वाला पार्ट है जो हम लोगों को पी के नाम पे दिया हुआ था साइन ए के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर 7 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ से बेस जो है वो 7 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारा अब एंगल चेंज हो गया। इस एंगल के लिए जो बेस है वो ये वाला पार्ट है जिसकी वैल्यू 7 दे रखी है पहले से यहाँ पर क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास बेस 7 निकल के आ गया और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज होता है जो कि 25 है। तो आंसर हमारा 7/25 ही होगा अगर हमसे cos c का आंसर पूछे तो ये था इसका ट्रिकी पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, 2 मिनट वाला, पीछे लास्ट के 2 मिनट तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको और भी बताने वाला हूँ। अभी आने वाले 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे पास जो ट्रिकी रहेंगे और जो बोर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं। पहले बच्चों देखो, अगर तुमको अपने पेरेंट्स को ना प्राउड फील कराना है बच्चा ना, तो ऐसे ही फ्री में नहीं होने वाला है। तुम लोग को इस टाइप से जो क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे मेहनत तो बस फिर एग्जाम में जाओ 70 नंबर लेकर के आराम से कोई भी बच्चा आ सकता है आज के टाइम पे, जहां पर हमारे पास 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो गया है, एक्सटर्नल मार्क्स हो गए 20 वाले प्रैक्टिकल मार्क्स, तो उसमें बच्चा 70 इजीली ला सकता है। लेकिन अगर तुमको अच्छा मार्क्स लेकर के आना है, 100 में 100 लाना है, जैसे कि अभी मैंने ना जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आया था लास्ट साल में बोर्ड्स एग्जाम का, तो मैंने लाइव क्लास किया था, लाइव लिया था, और उसमें बच्चों के बोर्ड्स के रिजल्ट देखे थे। मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनका नंबर 100 में 100 आया था। अगर तुम 100 में 100 लाना चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ करके नहीं आना है, और ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ तभी नहीं करोगे जब तुमको PYQs पता होंगे जो मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, और तुम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहोगे। केवल फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। तो नोट जरूर बाय कर लेना। आप लोगों को मैंने लिंक दे दिया है फ्री वाला, कि अगर आप देखना चाहोगे कैसे नोट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, ड्राइव वाला लिंक देख लेना। और उसके अलावा तुम लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे पूरा मैंने अपलोड कर दिया है जो भी फ्री वाले नोट्स है। और अगर आपको खरीदना है तो इस वीडियो को शुरू में मैंने जो नंबर दिखाया था अपना व्हाट्सएप वाला 83 वाला, उस नंबर पर जो व्हाट्सएप कर देना। अभी आप लोग बस ऑफर है, फटाफट आप लोग 199 में परचेस कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे PYQ में है वो 2022 में आया था बोर्ड्स एग्जाम में। इसमें क्या बताया गया है, पूछ रहा है अपने से कि वैल्यू बताइए tan रूट के अंदर 3x माइनस 15 डिग्री इक्वल टू √3 का, इसका वैल्यू निकालना है। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर आपको जो x है ना उसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास tan, उसके बाद फिर हमारे पास 3x माइनस में 15 डिग्री दिया हुआ है ना, इधर दिया हुआ है √3। आप ये याद करो कि √3 tan में कितनी डिग्री में आता है, ये याद करना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डिग्री में आंसर निकल करके आने वाला है। तो आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल जैसा मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, अगर उस मेथड से आप लोग याद करोगे ना, तुरंत याद आ जाएगा कि tan हमारा जो 60 डिग्री होता है ना उसकी वैल्यू √3 होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, इस वाले tan से इस tan को कैंसिल कर दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर मान लो उसको ही मैं इधर लेकर के आऊंगा, वहां मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में होगा, ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट कट कर दो। अब बचा क्या हमारे पास, तो बच गया 3x माइनस में 15 डिग्री इक्वल के उस साइड में हमारे पास 60 डिग्री बच गया। आप भी 15 डिग्री को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास ये 60 डिग्री और माइनस में 50, सॉरी प्लस में जाकर के उधर हो जाएगा 15 डिग्री। तो 3x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 75 डिग्री की। अब अपने को निकालना क्या है, x की वैल्यू चाहिए, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 75 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये निकल करके आ गया तुम्हारा 25 डिग्री। तो x का जो वैल्यू है वो एक्चुअली 25 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने फॉर्मूलेज बताए ना वो फॉर्मूला बस याद करना है, बहुत आसान है, बाकी तुम्हारा काम जो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बना लो। चलो ये समझ में आ गया, अब कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन पेपर से है, जिसमें हम लोग को बताया गया है कि सिंप्लीफाई कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को। तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। कैसे होगा, बस आपको वही फॉर्मूला जो मैंने आइडेंटिटीज बताया था वो याद होना चाहिए। तो 1 माइनस में जब हम लोग देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहां से अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। उसी तरीके से इस साइड में हमारे पास जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है वो किसका होता है, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके बदले में कॉसेक स्क्वायर थीटा।
अब आप लोग देखो, अभी साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा में आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि कॉसेक वाले को हम लोग साइन के अपोजिट मानते हैं, यानी कि जो कॉसेक है हम लोग जानते हैं कि 1 डिवाइड बाई जब साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, 1 डिवाइड बाई जब साइन किया जाता है तो कॉसेक आ जाता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाएगा कि हमारे पास भैया अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको फिलहाल रहने देंगे, ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कर दो। देखो यहाँ पर 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन उससे लिखने से कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 मतलब 1 ही होता है। तो बस इसको 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा करो, यहाँ से तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 1 बचा, तो हमारा आंसर जो 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग इसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो, एकदम तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि एग्जाम देने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हुई हो, तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा तुमको अगर फॉर्मूला याद है तो। एक और नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, और मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये आइडिया आ जाए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इन 3 रेशियो जो हमने 3 तरीके के जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनका यूज करके। तो क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि अगर हमारे पास cot थीटा का वैल्यू 7 में 8 हो तो बताइए फाइंड कीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। तो बहुत ही आसान है, अभी देख करके लग रहा होगा सर भी कॉट का वैल्यू दे दिया है, हम लोगों को ये साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया, कैसे निकालेंगे? तो बेटा तुम लोग बस फॉर्मूला याद रखो ना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखो क्या है, पहले तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको देख करके समझ में आ जा रहा है कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास 1 है, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो 1 ही आएगा, तो 1 ही लिखता हूं, स्क्वायर वगैरह लिखता नहीं हूं। फिर माइनस में b का स्क्वायर करना है तो इसको लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, और ये चीज मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं कि तुमको यहाँ पर थीटा के बाद स्क्वायर नहीं लगाना है, साइन कॉस टेन ये सब जो चीजें हैं इनके बाद स्क्वायर लगाना है। ठीक, सेम टू सेम नीचे में वही चीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं जो हमारा आइडेंटिटी हमने लास्ट में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें हमने देखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ से हमारा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बन गया। और हम क्या जानते हैं कि cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर थीटा, सिंपल, क्योंकि ये cot थीटा के बराबर ही तो होता है ना, cos डिवाइड बाई साइन, हमने देखा हुआ है पिछले वाले स्लाइड्स में जब मैं आपको स्टार्टिंग में नोट्स बता रहा था, स्टार्टिंग में जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था उस टाइम आपने ये चीज सीख लिया है। तो अब आपका आ गया cot स्क्वायर थीटा, और हम लोग को देखो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हमको cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 7/8 का स्क्वायर, यानी कि अगर इधर स्क्वायर हो गया है ना, इस पार्ट का अगर स्क्वायर हो गया तो इसका भी बस स्क्वायर करना है, तो यहाँ से जब स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 49 और नीचे में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखा आपने कि है नया टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मेथड वही है जो पुराना मेथड हमने पढ़ रखा है और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलते चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए बच्चा लोग। शुरू से लेकर के लास्ट तक जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को देखा होगा ना, अब मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में कोनो भी डाउट नहीं होगा, बस एक चीज बचा हुआ रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बाकी सारी चीजें मैंने उसे क्लियर करा दी हैं। लास्ट में मैं क्वेश्चन के पास आ गया हूं जो है असर्शन रीजन का। आप लोग जानते हो असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों सही हैं, और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम लोग ऑप्शन ए मारते हैं। दूसरा जो ऑप्शन बी होता है उसमें क्या रहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन बी वाला जो है वो ए वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा जो स्टेटमेंट होता है, तीसरा जो ऑप्शन होता है उसमें ये बोला जाता है कि पहला वाला जो असर्शन है वो सही है, लेकिन दूसरा जो रीजन है वो गलत है। और चौथे वाले में उसका उल्टा हो जाता है कि असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो असर्शन में एक हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर कि cos के पावर में 4a माइनस साइन के पावर में 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, इस टाइप से दिया हुआ है। उसके बाद जो रीजन दिया हुआ है इसको तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको तो सॉल्व करेंगे। रीजन देख लेते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a 1 प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर a, और ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि हम लोग ये चीज सीख चुके हैं अभी तक इतने सारे क्वेश्चन बना करके कि सर जी हमारे पास जो साइन स्क्वायर a होता है या फिर थीटा होता है प्लस में cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन a की वैल्यू चाहिए तो मैं cos उधर ट्रांसफर करूंगा तो उधर जाकर वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर a जो है वो इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस में cos स्क्वायर a के। लेकिन यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर a दे दिया है, ये जो प्लस की साइन है इस वजह से हमारा रीजन तो गलत हो गया। ये तो कंफर्म है कि रीजन हमारा सही नहीं है। अब ये देखना है कि ये हमारा सही है या नहीं होगा, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, cos स्क्वायर a है, ठीक है, cos स्क्वायर नहीं, cos के पावर में 4a है, फिर माइनस में क्या था भाई हमारे पास, साइन के पावर में 4a है, साइन के पावर में 4a, और इसको अपने को किसके इक्वल लेकर के आना है,
तो इसको हम लोग इक्वल लेकर के आना है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अगर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो समझ जाएंगे कि ये भी गलत दिया हुआ है। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे गलत हो, लेकिन देख लेते हैं। तो cos के पावर में 4a है, तो सबसे पहले तो 4 वाला हमको कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है, हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्मूला को जानते हैं। तो पहला काम करेंगे हम लोग इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए और इसका कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर ए का जब स्क्वायर करेंगे तो cos के पावर में 4 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा दो। और उसी तरीके से माइनस में हमारे पास साइन स्क्वायर ए और इसके भी पावर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो आप लोग क्या करोगे कि ये देखो, ये जो मेरा पार्ट है ये a का स्क्वायर है और ये जो पूरा पूरा है ये b का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए, देखो ये मेरा पूरा a है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर भी यहाँ पर लगाएंगे, और प्लस में हमारे पास साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो इसके बदले में मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस साइड में मेरे पास बच गया cos स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। मुझे जो आंसर लेकर के आना था वो cos के फॉर्म में लाना था, तो मैं क्या करूंगा कि साइन को cos में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, 1 तो खत्म, इसका खेल ही खत्म, 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ से हम लोग इस cos को cos रहने देंगे, cos स्क्वायर ए माइनस की साइन के साथ। ये देखो साइन स्क्वायर ए जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है। जैसे कि मैंने जो रीजन को जो मैंने गलत बताया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने वही चीज यूज किया था। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के बदले में मैं लिखूंगा 1 माइनस में cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लो। ठीक, तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से cos स्क्वायर ए माइनस जो है हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में हमारे पास cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ भी cos स्क्वायर है, ये भी cos स्क्वायर ए है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 और 1 मिल करके मेरा 2 cos स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का जो 1 है वो उतर जाएगा। और यही चीज़ तो अपने को लेकर के आना था, यही चीज़ तो हमको दिया था कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो यस ये तो इसके इक्वल है, हमने सॉल्व करके देख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रीजन तो गलत है लेकिन एसर्शन सही है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो हमारा सही हो जाएगा कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर होता है अभी तक कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी गड़बड़ लगा हो, यानी कि कुछ भी अगर डाउट बचा हो दिमाग में अभी भी, तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। कमेंट मान लो मैं अगर थोड़ा सा रिप्लाई लेट से कर रहा हूँ तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा एक्टिव रहने का, क्योंकि वो वहाँ पर बच्चे लोग मिनिमम होते हैं। नहीं तो कमेंट देखता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं ना, तो टेलीग्राम पे भी तुम मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हो गया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो गया, सारी चीज़ों का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर चेकआउट करना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। साथ ही वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।